Hello everyone, we are going to start our new chapter, which is class 9th NCERT History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler. तो देखो 1945 के स्प्रिंग में ना एक छोटा 11 साल का जर्मन बच्चा था हेलमत। तो वो बेड में लेटा हुआ था, तब वो अपने पेरेंट्स को ना एक सीरियस टोन में डिस्कशन करते हुए सुन लेता है। तो उसके जो फादर थे वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, जो अपनी ना वाइफ को मतलब हेलमत की मदर को एक सीरियस टोन में कह रहे थे कि क्या आप मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए या पूरी फैमिली को मार लेना चाहिए, पूरी फैमिली को मार देना चाहिए। सुसाइड की बात कर रहे थे वो। तो जो उसके फादर थे ना, वो एक रिवेंज जो आने वाला था ना उसे डरे हुए थे कि बदला ना लेने लग जाए अलाइज जो है ना, अलाइज के साथ। अब वो अलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और जूस के साथ किया हुआ है। तो अब ये हम देखने वाले हैं चैप्टर में कि उन्होंने क्या किया था क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ। क्रिपल्ड मतलब अपाहिज लोगों के साथ या ज्यूज के साथ भी। और तो फिर नेक्स्ट डे ना, तो हेलमत को वो जंगलों में ले जाते हैं उसके फादर, और वहां पर वो एक अच्छा सा हैप्पी टाइम साथ में बिताते हैं सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स। तो बाद में ना हेलमत के जो फादर है वो खुद को गोली मार लेते हैं अपने ऑफिस में ही। तो हेलमत को याद रहता है कि उसके फादर की जो यूनिफॉर्म पर ब्लड था ना, वो उसके फादर को किस तरह से जलाया गया था उनके फैमिली के फायर प्लेस पर ही। तो वो इस बात से इतना ट्रोमेटाइज्ड होता है कि जब वो सुनता है ना कि ऐसा कुछ हुआ है, तभी वो किस तरह से रिएक्ट करता है। वो अपने घर पे 9 साल के लिए खाना ही नहीं खाता। उसको ये डर होता है कि कहीं उसकी मदर उसको पॉइजन ना कर दे, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसके फादर सुसाइड की बातें कर रहे थे, पूरी फैमिली को मारने की बातें कर रहे थे। तो देखो, हेलमत को बेशक कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम पर, सब पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बताए तो उसके फादर एक नाजी थे, अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करने वाले थे। तो हमें पता है नाजीज और अडोल्फ हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने सुना हुआ है कि जैसे हिटलर था, हिटलर डिटरमाइंड था कि वो जर्मनी को एक माइटी पावर बना देगा और पूरा यूरोप कंकर करना चाहता था, जीतना चाहता था। और हमने ये भी सुना ही है कि हिटलर ने ज्यूज को मारा था। लेकिन नाजिज्म ना, ये सिर्फ एक या दो आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं थे, एक दो काम नहीं थे, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था। ये किस तरह से उस टाइम पर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चल रही थी, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। तो अब हम इस चैप्टर में नाजिज्म को ही समझने वाले हैं। और इससे ही हमको समझ आएगा कि हेलमत के फादर ने क्यों अपने आप को मारा था, क्यों वो इतने डरे हुए थे। तो देखो, मई 1945 की बात है। उस टाइम ना जर्मनी ने अलायंस को सरेंडर कर दिया था। अलायंस कौन थे? अलाइड पावर्स थी, यूके और फ्रांस। 1941 में इनको यूएसएसआर और यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो अलायंस जो है ना, वो एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ी थी। जर्मनी, इटली और जापान होती थी एक्सिस पावर। तो जर्मनी ने 1945 की मई में सरेंडर कर दिया था अलायंस को। तो देखो, हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गीबल्स, अब इनको पता है कि हमने सरेंडर कर दिया तो हमारे साथ कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है। तो गीबल्स और इनकी पूरी फैमिली ने ना अपने बर्लिन के बंकर में अप्रैल के महीने में सुसाइड कर ली थी। तो जब वॉर का एंड हुआ ना, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल मतलब ट्रिब्यूनल एक तरह की ऐसी सभा जिसमें अब डिसाइड किया जाएगा कि जो जर्मनी ने ये वॉर क्राइम्स करे हैं ना, क्राइम्स अगेंस्ट पीस करे हैं या फिर ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट जो ये क्राइम्स करे हैं, इनके साथ अब कैसा बर्ताव करना है, क्या इनको सजा देनी है, ये सब अब इधर डिसाइड किया जाएगा इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में, जो कि अब न्यूरमबर्ग में सेट किया गया है, न्यूरमबर्ग में। तो जर्मनी का जो कंडक्ट रहा है ना इस वॉर के टाइम, उन एक्शंस को ना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया है, पूरी मानवता के अगेंस्ट क्राइम कहा गया है। और इनको, इन पर काफी मोरल और एथिकल क्वेश्चंस भी उठे और वर्ल्ड वाइड कंडेम किया है उस टाइम पर जर्मनी को। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर छेड़ दी थी। काफी लोगों को ना, लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल को मार रही थी, तो इसीलिए इसको जेनोसाइडल वॉर कह रहे हैं। तो इसके कारण काफी यूरोप के इनोसेंट सिविलियंस मरे थे। तो इसमें देखो, 6 मिलियन जूस थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे और 70,000 जर्मन ही थे जिनको मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड माना जाता था। और कई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी मारे थे इन्होंने। तो नाजीज ने ना काफी बेकार तरीके अपनाए थे लोगों को मारने के लिए, जो आज से पहले यूज नहीं हुए थे। जैसे कि कई किलिंग सेंटर्स होते थे, जैसे ऑस्टविट्स हो गया, तो इधर जहरीली गैसिंग करते थे इनके ऊपर। तो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल जो थी ना, अभी हमने पढ़ा, जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, तो उसने तो सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया है। कईयों को उम्र कैद दे दी, पूरी लाइफ के लिए प्रिजन में डाल दिया। तो देखो, ये बदला तो उन्होंने लिया एक तरह से, लेकिन फिर भी जो पनिशमेंट नाजीज को मिली है ना, वो कम है। वो बहुत ज्यादा ब्रूटल थे और उनके क्राइम्स बहुत ज्यादा बेकार थे। तो एक तरह से ट्रिब्यूनल ने सही से न्याय नहीं किया। तो अलाइज देखो, क्योंकि क्यों नहीं किया, क्योंकि अलाइज ना अब इतना हार्श नहीं होना चाहते थे डिफीटेड जर्मनी पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार गया था ना, तो वो हार्श नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के साथ हुआ है ना, अब वैसा ना करें। क्यों उनको ऐसा लग क्यों रहा था? क्योंकि सबके मन में ना एक इस तरह की बात थी कि ये जो नाजी जर्मनी बना है ना,
ये सब जो जर्मन एक्सपीरियंस रहा था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, उससे रिलेटेड है। तो वो एक्सपीरियंस क्या था अभी हम समझते हैं। तो देखो, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो जर्मनी ना एक पावरफुल एम्पायर माना जाता था 20th सेंचुरी के साल, कुछ सालों में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ना, तो इसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ लड़ा था जर्मनी अगेंस्ट अलाइज। अलाइज कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया उस टाइम पर। तो सभी ने वॉर को इस तरह से इसलिए ज्वाइन कर लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जल्दी से हम जीत जाएंगे। लेकिन किसी को समझ नहीं आया और वॉर लंबी खिंचती गई, और इतनी लंबी खिंच गई कि यूरोप की सभी रिसोर्सेज खत्म सी हो गई थी। तो जर्मनी ने देखो स्टार्टिंग में तो कुछ फायदे निकाले थे इस वॉर से, क्योंकि उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन अलाइज को 1917 में ना यूएसए की स्ट्रेंथ मिल गई थी। यूएस ने इनको ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने जर्मनी को डिफीट कर दिया, जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को, नवंबर 1918 में। तो ये जो इंपीरियल जर्मनी की डिफीट थी ना, तो साथ ही साथ देखो जो एम्परर होता था उस टाइम पर, उसको भी त्यागना पड़ा था। तो इससे ना पार्लियामेंट्री पार्टीज जो होती थी, उनको मौका मिल गया था कि अब हम जर्मनी की पॉलिटी को संभालेंगे। जर्मनी का जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज देखेंगी। तो एक नेशनल असेंबली हुई थी वेइमर पे, तो इसने ना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था उसको इस्टेब्लिश किया था। अब जो डेप्यूटीज होते थे ना, उनको इलेक्ट किया जाता था जर्मन पार्लियामेंट पर। रीचस्टैग भी कहते हैं जर्मन पार्लियामेंट को। तो इनको किस बेसिस पर इलेक्ट करते थे? तो इनको ना यूनिवर्सल वोट्स कास्ट, मतलब वोट करते थे, और इसमें अडल्ट वुमेन भी, सभी अडल्ट वोट कर सकते थे। तो ये जो रिपब्लिक था ना, वेमर रिपब्लिक, इसको ना, इसके ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे ज्यादातर, जर्मनी के ही लोग, क्योंकि ना उनको ये थोपा गया था एक तरह से। जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर वन हार गया था ना, तो ये उन पर थोपा गया था। तो जो पीस ट्रीटी हुई थी ना वर्सेलिस की अलाइज के साथ, वो एक हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी। काफी अच्छा नहीं लगा था जर्मनी वालों को, क्योंकि इसमें देखो जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनी खो दी थी, अपनी पॉपुलेशन का 1/10 खो दिया था, 13% अपनी टेरिटरीज खो दी, और 75% आयरन खो दिया, और 26% कोल खो दिया था। किसको? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, ये सब कुछ ले गए थे। तो अलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज भी कर दिया था, मिलिट्री हटा दी थी, ताकि जर्मनी थोड़ा कमजोर हो जाए। और जो वार गिल्ट कोज था, मतलब वॉर का जो पूरा का पूरा इल्जाम था ना, वो जर्मनी के ऊपर था। तो सारे के सारे उसको डैमेजेस जो हुए थे अलाइड कंट्रीज को, वो भी जर्मनी को ही पे करने को बोला गया। तो जर्मनी को कंपनसेशन देना पड़ा था 6 बिलियन पाउंड्स का। अ, उनको फोर्स किया गया था। तो अलाइड आर्मीज जो होती थी ना, उन्होंने देखो रिसोर्स रिच राइनलैंड भी कब्जा लिया था। 1920s तक तो कब्जा ही रखा था। तो काफी जर्मन्स जो थे ना, उनको लगता था कि ये जो न्यू वीमर रिपब्लिक है ना, ये इस वॉर की, और जो वर्सलिस ट्रीटी में इनकी बेइज्जती हुई है ना, वर्सलिस में जो इनकी बेइज्जती हुई है, उसका कारण है। तो इसलिए से लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब चैप्टर के आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट्स में करने वाले हैं। थैंक यू।